नेहरू ने 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। शुरुआत में 1946 में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में, फिर 1947 से 1950 तक भारत के डोमिनियन प्रधानमंत्री के रूप में, फिर 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान प्रभावी होने के बाद भारत के गणराज्य प्रधानमंत्री के रूप में तथा 1952 में चुनाव जीतने के बाद 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। Hello everyone, welcome back to StudyMate Sensi. This is Manisha. Today we will discuss the contribution of Pandit Nehru in India's development after independence. स्वतंत्रता के बाद भारत कई तरह की आंतरिक एवं बाहरी समस्याओं से जूझ रहा था। जैसे उस समय भारत में लगभग 80% लोग गरीबी में जी रहे थे। भाषाई आधार पर प्रांतों की निरंतर मांग से अलगाववाद की समस्या उत्पन्न हो रही थी। वह केवल 12 से 18% साक्षरता दर और भारत का केवल विश्व की जीडीपी में 3% का योगदान था। वहीं एक भारतीय नागरिक की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मात्र 32 वर्ष थी। नेहरू जी के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी 500 से अधिक रियासतों को एक झंडे के नीचे लाना। रियासत के राजाओं को भारत तथा पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय भारत के गृह व राज्य मंत्री थे, उन्होंने रियासतों को भारत में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रक्रिया को जटिल वार्ताओं, कूटनीति और कुछ मामलों में सैन्य कार्यवाही द्वारा अंजाम दिया गया। भारत की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए रियासतों का एकीकरण महत्वपूर्ण था। इसी दौरान 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी जाती है, जिसने भारत के विभाजन के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया। नेहरू, वीपी मेनन तथा सरदार पटेल की अगुवाई में 1947 से 1939 तक सभी रियासतों का राजनीतिक विलय भारत में हो जाता है तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से भारत में प्रभावी हो गया, जिससे भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया तथा इसे राज्यों का संघ घोषित कर दिया गया। साथ ही 1963 में नेहरू ने कानून बनाकर अलगाव की मांग को अवैध बना दिया और संविधान में 16वां संशोधन पेश किया, जिसमें पद के लिए चुनाव लड़ने वालों के लिए शपथ लेना आवश्यक बना दिया गया, जिसमें कहा गया है कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। नेहरू ने भारत को एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की, जहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार और सम्मान मिले। उनका मानना था कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है और राज्य को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर धर्म के आधार पर किसी नागरिक को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो स्टेट इसमें इंटरफेयर कर सकती है। उदाहरण के तौर पर हिंदू कोड बिल और ट्रिपल तलाक। भारत में कुछ दल पाकिस्तान के इस्लामिक राष्ट्र बनने पर भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे, जिस पर नेहरू ने कहा, भारत कुछ भी हो सकता था परंतु वह निश्चित रूप से पाकिस्तान नहीं था। भारत के लिए पाकिस्तान एक दर्पण नहीं बन सकता। हम हमारे धर्मनिरपेक्ष आदर्श से चलेंगे। अगर वहां भी अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं तो हम अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा और सम्मान करेंगे। नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। इसके द्वारा निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र को नियंत्रित करना था। उन्होंने आधुनिकीकरण के लिए देश में भारी उद्योग की स्थापना पर जोर दिया। नेहरू का मानना था कि भारत के विकास और आधुनिकीकरण के लिए बुनियादी और भारी उद्योग की स्थापना बेहद जरूरी थी। इसलिए सरकार ने मुख्य रूप से प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों जैसे स्टील, आयरन, कोल और बिजली में निवेश को प्रोत्साहन दिया और सब्सिडी तथा संरक्षणवादी नीतियों के साथ साथ उनके विकास को बढ़ावा दिया। भारत के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 489 में से 364 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल की और स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित सरकार 13 मई 1952 को संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत बनाई गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और 14 अन्य सदस्य कैबिनेट का हिस्सा थे।
दिसंबर 1953 में नेहरू ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। इसकी अध्यक्षता जस्टिस फजल अली ने की। नेहरू ने भारतीयों के बीच समानता पर जोर दिया और अखिल भारतीयवाद को बढ़ावा दिया तथा राज्यों को धार्मिक या जातीय आधार पर पुनर्गठित करने से इनकार कर दिया। 1952 में स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव के दौरान लगभग 7% मतदान हुआ तथा 1957 और 1962 के आम चुनावों में भारतीय लोगों की चेतना में चुनावी प्रक्रिया की भेद्यता को और भी गहरा कर दिया। नेहरू जानते थे कि संसदीय लोकतंत्र अपनी सफलता के लिए एक मजबूत विपक्ष पर निर्भर करता है और भारत में उस समय न विपक्ष था बल्कि कुछ समय तक विपक्ष होने की संभावना भी नहीं थी। इसलिए नेहरू ने कहा, मैं नहीं चाहता कि भारत एक ऐसा देश बने जहां एक व्यक्ति की हाँ में लाखों लोग सहमत हो। मैं एक मजबूत विपक्ष चाहता हूं। इस तरह उन्होंने जोरदार बहस को प्रोत्साहित किया और यहाँ तक कि असहमति का भी स्वागत किया। कई मौकों पर उन्होंने विपक्ष का मुकाबला किया और खुद को विपक्षी नेता के रूप में अपने सहयोगियों और यहाँ तक कि खुद की भी आलोचना की और अपनी गलतियों को स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने प्रेस को अपनी उचित भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया और आलोचना करने वाले पत्रकारों को दंडित करने की कोशिश करने वाले मुख्यमंत्रियों को फटकार भी लगाई। नेहरू ने संसाधनों के आवंटन, क्रियान्वयन और पंचवर्षीय योजनाओं के मूल्यांकन सहित योजना की पूरी देखरेख के लिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना की तथा कृषि सुधार, औद्योगिकरण तथा शिक्षा के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आजादी के बाद से कृषि 70% आबादी को रोजगार देती थी, फिर भी जीडीपी में उस 50% ही योगदान था। साथ ही उत्पादन और उत्पादकता भी सबसे निचले स्तर पर थी। इसलिए 1951 में शुरू की गई पंचवर्षीय योजना कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए लगभग 30 से 40% आवंटित किया गया। भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को 1954 में हरी झंडी दिखाई गई तथा नेहरू ने इसका उद्घाटन करते हुए इसे भारत के आधुनिक तीर्थ स्थल में से सबसे महान और पवित्र कहा। नेहरू ने कई उद्योगों को भी शुरू किया। बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई। नेहरू जी इन उद्योगों को देश का आधुनिक मंदिर मानते थे। पहली पंचवर्षीय योजना सफल रही तथा अर्थव्यवस्था 2.1% के लक्ष्य को पार करते हुए 3.1% की वार्षिक दर से आगे बढ़ी। नेहरू मानते थे कि भारत की प्रगति के लिए युवा दिमागों की शिक्षा आवश्यक है। उनकी सरकार ने एकेडमिक्स के विभिन्न भागों में कई उच्च माध्यमिक संस्थान स्थापित करने की पहल की, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेहरू ने 1948 में परमाणु भौतिकी में वैज्ञानिक अनुसंधान की गतिविधियों को संस्थागत बनाने और विस्तार करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। 1954 में ट्रोम्बे का परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का निर्माण किया गया, जिसे होमी भाभा की मृत्यु के बाद 1967 में नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। साथ ही वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान परिषद CSIR की स्थापना की, जिसके पहले प्रमुख भटनागर जी बने। नेहरू 1948 और 1958 के बीच CSIR के तहत 22 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क स्थापित करने में कामयाब हो चुके थे। 22 सदस्य समिति की स्थापना सर नलिनी रंजन के अंतर्गत की गई और इसकी रिपोर्ट को IIT के प्रतिष्ठित नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पहला IIT आजादी के ठीक 3 साल बाद 1950 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के पास स्थापित किया गया। इसके बाद रीजनल बैलेंस के लिए 1961 में 4 और नए IIT बॉम्बे, मद्रास, कानपुर और दिल्ली में स्थापित किए गए। नेहरू के 17 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 45 से अधिक प्रयोगशालाएं शुरू की गई। उनके कार्यकाल के अंतिम 2 वर्ष के दौरान ही भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स
और स्पेस एरा में लॉन्च करने के लिए पहला कदम उठाया गया था। किसानों के बीच भूमि को अधिक समान रूप से वितरित करने के लिए भूमि सुधार किए गए। नेहरू के नेतृत्व में सरकार ने कृषि सुधारों और तेजी से औद्योगिकरण की शुरुआत कर भारत को तेजी से विकसित करने का प्रयास किया। साथ ही एक सफल भूमि सुधार लागू किया गया जिसने लार्ज लैंड होल्डिंग को समाप्त कर दिया। नेहरू के नेतृत्व में भारतीय संसद ने जातिगत भेदभाव को अपराध घोषित करने और महिलाओं के कानूनी अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदू लॉ में कई बदलाव किए गए। 1955 और 56 में नेहरू ने 4 हिंदू कोड बिल पास करने में सफल रहे, जिसमें सिख, जैन और बौद्ध धर्म का पालन करने वाले हिंदू के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। नेहरू कहते हैं कि हमारी विदेश नीति का उद्देश्य विश्व शांति का संरक्षण और मानव स्वतंत्रता का विकास है। भारत की विदेश नीति जिन सिद्धांतों पर बनी है वो है नस्लवाद विरोध, साम्राज्यवाद विरोध और पंचशील। शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता की वकालत की, किसी भी प्रमुख शक्ति गुट के साथ गठबंधन न करने का विकल्प चुना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के किसी भी गठबंधन में शामिल होने से इनकार करके अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखना था। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य अन्य देशों के साथ रणनीतिक स्वायत्तता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व बनाए रखना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के दृष्टिकोण ने विकासशील देशों में कई अनुयायी को आकर्षित किया। इसने उन्हें अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की अनुमति दी थी। साथ ही भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1955 में 29 एशियाई और अफ्रीकी देश बाडुंग, इंडोनेशिया में एकत्रित हुए। यह अपनी तरह की एक पहली सभा थी जिसमें प्रतिभागियों ने औपनिवेशिक स्वतंत्रता, शांति, संस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए सहयोग करने का संकल्प किया। नेहरू विश्व शांति में विश्वास रखते थे और उन्होंने सभी देशों, विशेषकर निकटतम पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया। इसलिए उन्होंने इस उद्देश्य को पंचशील कहा। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाओ इन लाई के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें निम्नलिखित सिद्धांत शामिल थे: क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमक संधि, साझा लाभ, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में परस्पर हस्तक्षेप न करना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। साथ ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए। जब चीन तिब्बत पर आक्रमण कर रहा था तब भारत ने उसका कड़ा विरोध नहीं किया। चीन के साथ भारत के रिश्ते तब खराब होने लगे जब भारत ने 1959 में आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को शरण दे दी। इसके बाद रिश्ते खराब हो गए और चीनी जनता के बढ़ते विरोध के बीच चीनी सरकार ने भारत सरकार के खिलाफ एक तरफा युद्ध करने की घोषणा कर दी थी। न तो भारत की सेना और न ही यहाँ की सरकार इस युद्ध के लिए तैयार थी। इसके परिणाम स्वरूप चीन ने भारतीय भूमि के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और यह युद्ध चीन के साथ दशकों तक खराब संबंधों का कारण बना। आजादी के बाद एक दूसरे के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित होने के बावजूद भी 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो मुस्लिम बहुल कश्मीर के हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र रियासत रखने का फैसला किया। वहीं पाकिस्तान ने अपनी कबायली सेनाएं कश्मीर में भेजी जो राज्य की राजधानी श्रीनगर से 15 मील की दूरी तक पहुंच गई। तब महाराजा ने भारत से सहायता मांगी। हालांकि भारत ने उनसे भारत में विलय होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, वरना भारत की इस मदद को आक्रमण के तौर पर देखा जाता। महाराजा ने इस पर हस्ताक्षर की। उस कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने भी सहमति दे दी। भारत ने कश्मीर में अपनी सेनाएं भेजी जबकि पाकिस्तान ने कश्मीर आंदोलन में सहायता करने वाले सैनिकों को सैन्य सहायता भेजी। भारत की इंडियन आर्मी और एयरफोर्स कार्रवाई में जुट गई और 14 महीने तक चली इस लड़ाई के बाद 1 जनवरी 1939 को
युद्ध विराम लागू हुआ और नेहरू ने पाकिस्तान को अपनी सेना को वापस बुलाने को मजबूर करने के लिए नवनिर्मित यूएन संगठन का आदर्शवादी मार्ग अपनाया। अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के एक हिस्से को नियंत्रित करता है, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके कहा जाता है। वर्ष 1962 से नेहरू जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। कुछ इतिहासकार उनके स्वास्थ्य में इस गिरावट का कारण भारत चीन युद्ध में भारत की हार और चीन का विश्वासघात मानते हैं। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का निधन हो गया। पंडित जी की मृत्यु की घोषणा संसद में उन्हीं शब्दों में की गई जैसे महात्मा गांधी की हत्या के समय नेहरू जी ने कहा था, रोशनी बुझ गई है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।